क्रिकेट दीवानों के लिए क्रिकेट की दीवानगी एक बार फिर से पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ओडीआई जो है आज पाकिस्तान ने बहुत शानदार तरीके से आज जीता मेलबर्न में, जहां पे बहुत पाकिस्तान सपोर्टर्स हमें नजर आए एंड पाकिस्तान वन दिस मैच बाय 6 विकेट्स। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी ओवरऑल पाकिस्तान की। पाकिस्तान बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 220 पे रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद मोहम्मद हफीज जो कि अपना कमबैक कर रहे थे एंड द स्टैंड इन कैप्टन वाज आल्सो मैन ऑफ द मैच। इस पे हम मजीद बात करेंगे और आज जो मेरे साथ गेस्ट मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाटसोएवर। 46 की एवरेज इन टेस्ट, जॉइंट फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट and the man who took our team to number 1, मिसबा उल हक। मिसबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं, यू नो, फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टीवी टेस्ट सीरीज के बाद? मुश्किल टेस्ट सीरीज, ओडीआईस पे भी हम आते हैं, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि कैसा रहा आपका टूर? मुश्किल पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? ऑब्वियसली जब आप लूजिंग साइड पे होते हैं तो आपके लिए हमेशा मुश्किल होती है, और स्पेशली जब आप टीम से बहुत ज़्यादा और अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हों और लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नंबर 1 टीम है और बहुत अच्छा खेलती आ रही है 5-6 साल से। उसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ हारना और जिस तरीके से हम लोग हारे। बट समटाइम्स क्रिकेट में ऐसा होता है और आपको इन चीज़ों को भुलाना होता है और आगे मूव होना होता है। आई थिंक एक खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने आज मैच जीता और स्टिल वी आर बैक इन द सीरीज। सो ये एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज में आपके लिए पर्सनली ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट क्या था कि बॉलर्स हमारे नहीं चल सके, या कौन सा पर्सनली कौन सी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज क्या थी? लेकिन ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग थी। हमने पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, हमने वो जो ओवरऑल आप परफॉर्मेंसेस देते हैं और ऐसी परफॉर्मेंसेस के जिनसे आप मैच जीतते हैं, वो मेरे ख्याल में थ्रू आउट द गेम आपने देनी होती, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो या बॉलिंग डिपार्टमेंट हो। जब तक वो आप पार्टनरशिप्स में परफॉर्मेंसेस नहीं होती आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ऑन एंड ऑफ आप सेशन जीतते हैं बट रिजल्ट नहीं आता, आप जीत नहीं पाते मैच। तो उसके लिए जहाँ रन्स करने इंपॉर्टेंट है वहाँ 20 विकेटें लेना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने लैग किया परफॉर्मेंसेस, हम मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके। चले, वो तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज से गुजर गई। आज जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है पहले ओडीआई में हारने के बाद, सबसे पहले तो बॉलिंग पे आते हैं। 220 पे ऑस्ट्रेलिया को जो है रिस्ट्रिक्ट करना। मिर्जा भाई, आजकल जहां 300 प्लस हो रहा है, ब्रिलियंट बॉलिंग एफर्ट 220 पे रिस्ट्रिक्ट करना। जबरदस्त बॉलिंग एफर्ट। मेरे ख्याल में स्निफ मिली थी पाकिस्तान को पिछले मैच में भी, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि हाउ यू स्टार्ट योर इनिंग, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो पिछले मैच में भी जिस तरीके से आमिर ने स्टार्ट किया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, मैच विनर्स थे। मतलब अगर डेविड वार्नर की बात करें, स्मिथ की बात करें, उनको आउट करना और फिर प्रेशर में ले आना दूसरी टीम को। 170 पे 5 थे, फिर 7 आउट हुए। बट वो जो एक मिडिल पीरियड आया जहाँ पर वेड ने एक ऐसी इनिंग खेली कि वो मैच को निकाल के ले गया। आज सिमिलर सिचुएशन थी, लेकिन आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो जो पिछले मैच में वहाँ से आके एक ऑस्ट्रेलिया को चांस दिया कि वो कम बैक करें, थोड़े से वो लकी भी थे और वो इनिंग खेल गया वेड और वो 260-270 रन। आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो मौका नहीं दिया उनको, प्रेशर रखा, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई और अपनी जो फील्ड प्लेसिंग थी उसके मुताबिक, और ड्राई आउट किए रखा, विकेट्स लेने के बाद खुले रन्स नहीं दिए, अटैक भी रखा। और आप क्या कहेंगे, कप्तानी को बहुत क्रेडिट जाता है? मोहम्मद हफीज अपना कमबैक कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की। बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्रेडिट सबने देखा कि उसने, क्योंकि वो जाहिर है एक सीजन कैंपेनर है और एक्सपीरियंस कप्तान है। अगर आप देखें उसको, उसने वनडे में भी अभी भी वो कप्तानी करके गया है सुयस की तरफ से, और ओवरऑल पाकिस्तान की कप्तानी भी की है। तो आई थिंक ओवरऑल उसने अच्छा यूटिलाइज किया अपने रिसोर्सेज को और थ्रू आउट प्रेशर रखा और रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को। और स्पेशली जब पार्टनरशिप लगी भी तो एक प्रेशर रखा, कहीं पे भी उनको जो है वो निकलने नहीं दिया उस प्रेशर से, खुले रन्स दे के। तो एट द एंड क्या हुआ कि स्टीव स्मिथ और जो भी उनके लेटर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, वो प्रेशर उन्होंने फील किया जब वो बड़े शॉट्स मारने गए, विकेट्स लूज किए उन्होंने, और फिर पाकिस्तान ने
पूरी तरह हावी हुए पाकिस्तान और उनको 220 पे ऑल आउट अच्छा मिसबा भाई, ये टेस्ट में भी हमने प्रॉब्लम देखा था कि एक एंड से आमिर बॉलिंग करा रहे हैं और दूसरे एंड से उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या जो हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो ठीक नहीं थी। आज जुनेद खान ने जो है अपना कमबैक किया, काफी देर बाद हम उनको एक्शन देख रहे हैं इंजरी की वजह से, पहले वो बाहर थे, फिर ही वाज आउट ऑफ द टीम। आज की उनकी बॉलिंग आपको कैसी लगी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए कि पार्टनरशिप्स में आप अच्छी बॉलिंग करें, तो दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड हुआ। आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग वो पहले भी कर रहा था और नए बॉल पे उसके अगेंस्ट प्रॉब्लम हो रही है ऑस्ट्रेलिया के इस बैटिंग लाइनअप को, और फिर जुनेद ने आके दूसरी तरफ से पार्टनरशिप में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, और जब ब्रेक थ्रूज मिले दोनों तरफ से फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम का उस प्रेशर से निकलना। तो आई थिंक जो एक वो मिसिंग लिंक था हमारा कि प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे हम पार्टनरशिप में दोनों तरफ से, आज वो थ्रू आउट 50 ओवर्स रहा है कि अगर एक तरफ से आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, दूसरे जुनेद ने आउट किए हैं, उसने जबरदस्त बॉलिंग की है, फिर हसन अली आया, उसके साथ स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है, वो अटैक कहीं पे भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को निकलने नहीं दिया उस प्रेशर से। मेरे ख्याल में यही एक वजह थी पाकिस्तान की भी लास्ट मैच में आउट होने की और रन्स चेज ना करने की, कि ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनरशिप्स में अच्छी बॉलिंग की, प्रेशर बिल्ड किया, और उसी चीज को आज पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से अप्लाई किया और फिर वक्तन फक्तन इसी वजह से विकेटें भी आती रही। अच्छा, हसन अली न्यू एडिशन इन द सेंस के अभी थोड़े ही मैचेस खेले हैं, लेकिन जितना हमने देखा है कि डेथ में भी उनके पास यॉर्कर भी है, वेरिएशन भी है, आप पर्सनली उनको कैसे रेट करते हैं फ्रॉम व्हाटएवर यू सीन? मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बॉलर हमें मिला है, स्पेशली जो उसका टेम्परामेंट है, मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इतनी बड़ी स्टेज पे इतने प्रेशर में आके परफॉर्म करना। इंग्लैंड में भी उसने प्रूव किया कि वो घबराता नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन में आके दुनिया के टॉप प्लेयर्स को अपनी जो उसकी डिलीवरीज जितने भी उसके पास स्लो बाउंसर है या बाउंसर है या यॉर्कर है, नॉर्मल उसकी जो कटर्स हैं, वो उनको यूटिलाइज करता है और डरता नहीं है उसको यूटिलाइज करते हुए। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मिडिल ओवर्स में। एंड के ओवर्स अभी आप इतने इनएक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल नए, और एंड के ओवर्स जिस तरह वो आगे करता है और जिस तरह से विकेटें देता है मिडिल ओवर्स में फिर एंड के ओवर्स में, ये कॉन्फिडेंस, ये टेम्परामेंट, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त फाइंड है और बड़ा जबरदस्त उसकी जो कंट्रीब्यूशन है। इनको काफी ऑब्वियसली डिस्कशन हो रही थी टेस्ट के ऊपर भी, डू यू थिंक इनको एक अगर ये इसी तरह परफॉर्म करते रहे इनको टेस्ट में भी मौका मिल सकता है? टेस्ट देखें, बिल्कुल मेरे ख्याल में फ्यूचर बड़ा उसका ब्राइट है, मेहनती भी है और फिट बहुत है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे कैंप किया आर्मी उसके साथ, तो ही वॉज द वन ऑफ दोज के जो हमेशा हर चीज में आगे होते थे, एनर्जी लेवल, हर किस्म की जो भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं। तो आई थिंक फिटनेस मेजर और एनर्जी लेवल जो मेजर रोल प्ले करता है स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए। तो आई थिंक कि आगे टेस्ट क्रिकेट में और जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है अपने प्लान्स को, कंट्रोल है उसका अपनी बॉलिंग पे, वो मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाएगा। अच्छा, मिडिल ओवर्स में व्हेन यू वर कैप्टन हमारे पास लग्जरी थी कि सईद अजमल थे, हफीज थे, अब इमाद वसीम जो है वो कभी ओपन भी करा लेते हैं, जो एक कंट्रोल होता है वो करना, कितना फायदा है एक ऐसा स्पिनर आपके पास हो जो कि एक एंड से कंट्रोल करे रन्स को भी, और अभी भी अगर आप देखें तो ही इज टेकन 2 विकेट्स और सिर्फ 37 रन्स नहीं। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में जब आपके पास ऐसा रिलायबल एक बॉलर होता है कि जिसके आपको पता होता है कि ये मुझे कंट्रोल देगा, तो आप वो जो 10 ओवर होते हैं वो आपको ना सिर्फ हमाद बल्कि हफीज भी जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान टीम के लिए। इवन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहाँ टर्न नहीं हो रहा और इमाद का पता है कि इतनी ज्यादा वेरिएशंस आप इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रेक या टर्न देखते हैं वो नहीं है उसके पास, बट जो उसका टेम्परामेंट है, जो उसकी गेम अवेयरनेस है जिसमें हम लैक करते हैं मोस्टली, वो बड़ी जबरदस्त है। वो अपनी जो पेस और जो लाइन है और लेंथ है उस वेरिएशन से वो बड़ा अच्छा रीड करता है बैट्समैनों को, और वही लिमिटेड जो वेरिएशंस हैं उनके साथ क्योंकि गेम अवेयरनेस अच्छी है और टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, तो उन चीजों को अप्लाई करता है, प्रेशर बिल्ड करता है और ना सिर्फ स्कोर रोकता है बल्कि फिर वो जो प्रेशर कुकर सिचुएशन में एक आता है ना बैट्समैन, उसकी वजह से फिर आप कोई ना कोई शॉट ट्राई करने जाते हैं। जिस तरह मैक्सवेल ने आज वो रन नहीं दे रहे थे तो वो निकल के वो खेलने गए और वो बिटवीन बैट एंड पैड जो है वो गेंद निकला आउट और बड़ी क्रूशियल विकेट थी। तो आई थिंक
इमाद स्पेशली जिस तरीके से वो बैटिंग भी करता है, प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करता है और इज अ कॉन्फिडेंट प्लेयर। यानी कॉन्फिडेंस जो है उनका और टेम्परामेंट उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। स्पिनर्स का क्या रोल था, इसको भी हम मजीद डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है इन द लास्ट सेगमेंट आप हमारे साथ एंगेज कर सकते हैं लाइव कॉल्स में, और मिसबाह उल हक से कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई, पाकिस्तान ने ये मैच 6 विकेट से जीता। एंड ब्रेक से पहले मैं पाकिस्तान के स्किपर, टेस्ट के स्किपर मिसबाह उल हक से गुफ्तगू कर रही थी और डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह जो है ये मैच अनफोल्ड हुआ। अच्छा, बॉलिंग के ऊपर मिसबाह डिस्कशन हुई। बैटिंग हमेशा जब भी पाकिस्तान चेज कर रहा होता है तो पाकिस्तानी अवाम चाहे 100 भी चेज करना हो तो एक एज पे होती है, क्योंकि ये होता है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान जो है जीता जीता मैच हार जाता है। आज सिचुएशन 220 वैसे तो काफी गेटेबल टोटल, लेकिन जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान गया, गो के मोहम्मद हफीज को शुरू में एक चांस मिला स्लिप्स में, लेकिन उन्होंने कैपिटलाइज किया एंड वी सॉ दैट इनिंग्स फ्रॉम शुएब मलिक। तो एक्सपीरियंस काम आया पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जहाँ एक्सपीरियंस है, आपने सिचुएशन को सही रीड किया। एक ही चांस था ऑस्ट्रेलिया के पास मैच जीतने का, वो ये था कि अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं 220 रन, तभी चांस था कि आप चेज ना करते। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझा हफीज़ ने, और उसने मेक श्योर किया कि अर्ली विकेट्स ना हो और ऑल आउट का चांस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और उसने सी ऑफ किया नया बॉल को कि चांस मिला, लेकिन बड़ा वो उसने कैलकुलेटेड इनिंग खेली और शर्जील ने वहाँ पे मोमेंटम दिया, उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया अर्ली ऑन। हफीज़ जब आराम से खेल रहा था तो मेरे ख्याल में उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दूसरी तरफ से एटलीस्ट आप स्कोर करते रहें ताकि इतना भी प्रेशर आप पे ना आए। और वो मेरे ख्याल में जो 29 रन शर्जील ने स्पिनर्स बीच में मोहम्मद हफीज जब स्पिनर्स आए तो उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की। बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही एक इम्पोर्टेंस होती है जब आप कोई भी छोटा टारगेट चेज कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मेन बॉलर्स को विकेट्स नहीं दूंगा, विकेट्स इन हैंड होंगी, तो जो उनका नॉन रेगुलर स्पिनर है जैसे ही वो आएगा तो उस पर चांस आप ले सकते हैं। अगर आप अर्ली ऑन, जो ऑस्ट्रेलिया ने जिसकी वजह से सफ़र किया कि उन्होंने अर्ली ऑन इतनी विकेट्स लूज कर देंगे, मिडिल ओवर्स में उनको बिल्कुल जो है वो एक कॉन्शियस अप्रोच के साथ खेलना पड़ा और वो डोमिनेट नहीं कर सके पाकिस्तान को। तो आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा रीड किया, स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था, और जहाँ आपकी ऊपर से एक पार्टनरशिप लग गई और फिर बाबर आजम ने भी आके वो एक पार्टनरशिप लगाई हफीज़ के साथ, तो वो जब दो पार्टनरशिप ऊपर से लगती हैं और फिर आपकी डेप्थ इतनी हो बैटिंग की कि 7वें नंबर पे रिजवान आ रहा है, 8वें नंबर पे इमाद वसीम आ रहा है, फिर आमिर अच्छी फॉर्म में है, तो आपके पास जो है वो 99% आपके जीतने के चांसेस हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा कैपिटलाइज किया और स्ट्रिक्ट करने के बाद अच्छा। बिकॉज हम बैटिंग की बात करें तो अक्सर ये एक कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट भी नहीं बल्कि स्टेटिस्टिक्स ऐसी हैं कि इस मैच से पहले पिछले 10 ओडीआई पाकिस्तान ने 50 ओवर खेले ही नहीं, पूरी इनिंग्स पूरी बारी लेते नहीं है। ये एक चीज जो है, क्या इसकी सोल्यूशन है मिसबाह भाई? किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि हर दफा आप देखते हो कि 50 ओवर्स से पहले ही जो है टीम बॉल आउट हो जाती है? देखें, ये तो अब ऐसे ही है कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो है मेरे ख्याल में जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जी कौन से उनके मेन बॉलर्स हैं, कहाँ हमने कौन से बॉलर्स को हमें रिस्पेक्ट देनी है और कौन से बॉलर्स, कौन से पीरियड ऐसे हैं कि जहाँ पे आके हमने डोमिनेट करना है, जिस तरह आज किया। जैसे उनकी फर्स्ट चेंज पे बॉलर्स आए या सेकंड चेंज बॉलर आया तो उसको डोमिनेट किया, और जो उनके मेन हेजरवुड और मिचेल स्टार्क थे उन पे थोड़ा सा क्वाइट रहे, उनको उस तरीके से मतलब विकेट्स नहीं दिए हमने, और यही मेरे ख्याल में हमारी जीत थी। बट जहाँ आपने बड़े टोटल करने होंगे वहाँ पे आपको थोड़ा सा और इसकी प्लानिंग करनी होगी कि किस तरीके से हमने उनके अगेंस्ट रन्स भी करने हैं, विकेट्स स्ट्राइक रोटेशन एक जो इशू रहा है पाकिस्तान का, वो भी मतलब जैसा हम ऑस्ट्रेलिया को आज देख रहे थे कि वो जहाँ सिंगल होता है उसको वो डबल बना देते हैं, जहाँ डबल होता है वो 3 भाग लेते हैं। इसका क्या है? क्या आप कहेंगे फिटनेस का इशू है या फिर प्लानिंग है, क्या है? नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान टीम बेहतर हो रही है इसमें। अगर आप देखें कि अभी बाबर आजम जिस तरह खेलता है या शुएब मलिक जिस तरह खेलता है, इवन उमर अकमल भी नीचे आके खेलता है, तो काफ़ी इनकी ये इतना ज़्यादा वो जो है जाके फंसने वाले प्लेयर नहीं है। ये जब जाते हैं तो
हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी इनिंग्स को लंबा खेलना पड़ेगा इनको। ये नहीं कि हमने 15-20 रन किए और फिर आउट हो गए, इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली रन्स करने पड़ेंगे। जब स्टार्ट आपको मिल जाता है, आप 15-20 रन कर लेते हैं, तो फिर उस मैच को फिनिश करना है। जिस तरह मलिक ने मेरे ख्याल में बड़ी आज ज़बरदस्त इनिंग खेली, कैलकुलेटेड इनिंग खेली और मेक श्योर किया कि हम वो एंड तक रहे और ये मैच जीत के जाए। तो आई थिंक ये चीज़ें हमारे जो यंगर प्लेयर्स हैं उनको भी करना। बाबर आजम ने मेरे ख्याल में प्रूव किया है, 300 उसने किया है और मुझे उम्मीद है कि जो वो खेलेगा इन कंडीशंस में तो वो और बेहतर से होता जाएगा। अच्छा शर्जील, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आपकी टीम में भी हैं, आप उनको कैप्टन भी कर चुके हैं। अगेन 29 इन 32 बॉल्स, वो जो एक हमें स्टार्ट चाहिए होता है वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन अगर उनकी ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी भी इज एवरेजिंग इन 20s। आपको नहीं लगता कि उनको चाहिए कि वो इन्हीं स्टार्ट्स को जो है जरा कन्वर्ट करके बड़ा स्कोर करने की कोशिश करें? नहीं, जो एक्सपीरियंस आएगा उसके साथ साथ इम्प्रूव करेगा। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में भी जो एक इनिंग खेला, उसके बाद अभी भी आज भी वो जिस तरीके से खेला, आप देखें तो उसने इम्प्रूव किया। देखें कि थ्रू कवर्स उसने बड़े अच्छे शॉट मारे। पहले वो उठा के सिर्फ मिड विकेट जो स्क्वायर लेग पे शॉटें मारता, तो आई थिंक ही इज इम्प्रूविंग। ऑफ साइड पे कट शॉट्स पे भी जा रहा है, कवर ड्राइविंग मार रहा है, टेस्ट मैच में स्ट्रेट ड्राइव भी मारे, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है उसकी। जो वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे आएगा और सिर्फ इन द एयर जो शॉटें हैं उन पे नहीं रिलाय करेगा, पूरे ग्राउंड को यूटिलाइज करना शुरू करेगा, तो आई थिंक उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बेहतर होगी। और मेरे ख्याल में अभी भी नज़र आ रहा है वो अब सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन जो है उसकी बेहतर हो रही है। वो वेट करता है अपने एरिया में किसी बॉलर का कि यहाँ पे बॉल आएगा तो मैं मारूंगा, ऐसे नहीं कि हर बॉल पे वो चांस लेता है, गो के उसके पास एबिलिटी है। और यही मेरे ख्याल में एक इम्प्रूवमेंट की निशानी है। जो वो खेलेगा उसके साथ साथ उसकी जो स्ट्राइक रेट तो पहले ही बेहतर है, उसकी एवरेज भी मेरे ख्याल में और कंसिस्टेंसी और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। यानी टाइम के साथ जो है, एक्सपीरियंस के साथ वो बेहतर होते जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। एंड मैं ये बताती चलूँ कि आखिरी सेगमेंट में आप हमारे स्किपर से जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले मिसबा हक से गुफ्तगू हो रही थी वनडे सीरीज के हवाले से। मिसबा, अब ऑब्वियसली ये मैच पाकिस्तान का जीतना, सीरीज 1-1, आगे को देखने के लिए आगे अभी ऑब्वियसली और भी ओडीआईज हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है टीम की, इससे आप मुतमईन है? डू यू थिंक इसी के साथ हमें जाना चाहिए अब या फिर कोई चेंजेस? मेरे ख्याल में अच्छा कम्बिनेशन है, ऑलमोस्ट आपका सेम कम्बिनेशन था पिछले मैच में भी। ऑब्वियसली शोएब मलिक मिस आउट कर गया पिछले मैच में बिकॉज ऑफ जो भी उसको थ्रोट इन्फेक्शन था, वो एक बड़ी कॉस्टली मिस थी हमारे लिए। आपके पास थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस टीम में, तो शोएब मलिक का जो रोल है मिडिल ऑर्डर में और स्पेशली फिर बॉलिंग भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो उसके आने से मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त साइड थी पूरी। आपके पास बैटिंग डेप्थ भी बहुत अच्छी है। बट अगर अजहर वापस आ जाते हैं तो देखें, अभी असद शफीक खेले हैं उनकी जगह, ऑब्वियसली अजहर आएगा, वो अच्छी फॉर्म में है, आएगा तो नंबर्स शायद बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत शफल करना पड़ेगा, बट वो भी एक अच्छी एडिशन होगी पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से उसने थ्रू आउट टेस्ट सीरीज में बैटिंग की और जितनी फॉर्म है, वो इवन पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहा था, तो वो भी एक पाकिस्तान के लिए प्लस ही होगा। अब देखना ये पड़ेगा कि जी किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अच्छा, हफीज के आने से वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि पाकिस्तान के पास फिफ्थ बॉलर नहीं, उनके आने से ये जो एक ऑप्शन है बॉलिंग ऑप्शन, ये कितना जरूरी है? और ये टेस्ट में इसकी कमी काफी महसूस हुई। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हफीज़ हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और टेस्ट में भी इसलिए इम्पोर्टेंट रहा है कि जिस टीम में स्पेशली लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा हों, चाहे बॉल टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, जो ड्रिफ्ट है हफीज़ की या जो उसकी गेम अवेयरनेस है, उसकी वजह से आपको वो एक एज हासिल होता है उसकी बॉलिंग का। और टेस्ट क्रिकेट में वॉन्डर्स में 5 आउट किया उसने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वो ऐसा बॉलर है कि कहीं पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो इफेक्टिवनेस होती है दूसरे बॉलर्स की, जो 4 आपके मेन बॉलर खेल रहे हैं, वो बढ़ जाती है जब आप रोटेट करते हैं हफीज़ को उनके साथ। जब आपके पास सिर्फ 4 बॉलर्स होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको आप समटाइम ओवर बॉल कराना पड़ता है और उसकी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस भी कम होती है, थकावट भी ज्यादा होती है और अच्छा, ये चीज हमें टेस्ट सीरीज में भी नजर आई कि थकावट का भी इशू था। बॉलर्स जो हैं
रन रेट नहीं कंट्रोल कर सके। लेकिन फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव एक जो इशू पाकिस्तान का रहा है कि 5th डे पे जो आके कोलैप्स, जिस तरह मेलबर्न का मैच जो था, एवरीबडी सेज कि वो ड्रॉ होना चाहिए, तो क्या रीजंस हैं कि जब 5th डे आता है तो एकदम से एक पैनिक बटन होता है एंड 2 सेशंस में पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर जाती है? पहले भी इन द पास्ट में देखा है, न्यूजीलैंड में भी हो चुका है, शारजा में भी हो चुका है, क्या रीजंस हैं? मेरे ख्याल में जो वहाँ पे स्पेशली मेलबर्न में जो हुआ है वो तो क्लियर कट एक चीज़ आप देखते हैं कि जब आप 445 या 444 करके आप डिक्लेयर करते हैं इनिंग और आप सोचते हैं कि हम डोमिनेट कर रहे हैं और मैच में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अब हम दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करेंगे, और सडनली जब आप वहाँ से दूसरी टीम मोमेंटम गेन करती है और उल्टा वो 170-80 आपके ऊपर चढ़ा के आपको अंदर डाल देती है और उनको वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं होते, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे समटाइम्स मेंटली आप जो है आप वो पर्सनली कितने प्रेशर में थे इन थ्रू आउट द सीरीज? जाहिर है जी, अब एज ए कैप्टन आप के लिए परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली एज ए बैट्समैन आपको रन करने होते हैं, अदरवाइज जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। और जब आपसे खुद परफॉर्म ना हो रहा तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, आप पे प्रेशर होता है और मेरे पे प्रेशर था और ऑब्वियसली कोशिश कर रहा था कि मैं रन्स करूं, लेकिन नहीं हो रहे थे। समटाइम्स ये होता है और उसकी वजह से टीम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके पास ऐसे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इयन चैपल, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग मिसबा भाई कि एक पुराने लेजेंड अगर एक टीम हार रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये कहो कि अब इनको इनवाइट ही नहीं करना। मेरे ख्याल में ऐसी इस किस्म की स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल में आपको मतलब क्या समझ नहीं आती कि क्यों आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ये गेम है, क्रिकेट है और इसमें बड़ी टीमें और बड़े बड़े प्लेयरों के साथ ऐसी सिचुएशन और ऐसी सिनेरियोज आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल सामने है कि मतलब श्रीलंका जैसी बिल्कुल इतनी यंग टीम जिसको कोई किसी किस्म का रेट ही कोई नहीं कर रहा और उससे आगे 3-0 हार जाना, और ऑलमोस्ट सारी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप थी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे। फिर जब दुबई अबू धाबी में आए, हम लोगों के साथ खेले, वो बड़ी एक ज़बरदस्त टीम थी ऑस्ट्रेलिया की और बिल्कुल क्लूलेस थे। एक इनिंग में भी ऑल आउट नहीं किया, 3-4 बड़ी मुश्किल से आउट करते थे और 2 दफा आउट हो जाते थे। तो आई थिंक ये सिचुएशंस आती हैं इस पे, ये नहीं कि आप किसी टीम को या ह्यूमिलिएटिंग इस किस्म की आप स्टेटमेंट देना शुरू कर दें। क्रिकेट में तो बड़ा कुछ हो जाता है और अभी आपने इंडिया जाना है और उससे पहले आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको अंदाजा होगा कि क्रिकेट कितनी मुश्किल गेम है और कितना रुलाती है। नहीं बिल्कुल। और फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आप टीम के साथ जो है इतनी देर से रहे, आपका इनसाइट इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो क्या आफ्टर क्रिकेट आप क्या कहेंगे? अभी आपका उस लिहाज से क्या प्लान है? एंड आफ्टर क्रिकेट वुड यू लाइक कि आप कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ किसी फॉर्म में? क्रिकेट मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ है कि इससे आप दूर नहीं रह सकते। जैसे कि अब वनडे सीरीज में नहीं खेल रहा तो मैं यहाँ बैठा हूँ और मैच देख रहा हूँ और पूरी जो तवज्जो है वो वही है कि टीम क्या करती है, किस तरीके से आप उससे तो राग में क्रिकेट वो है ना, आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छा करे और आप उसको फॉलो करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप अभी तक कोई इतना सोचा तो नहीं, बट देखें फ्यूचर जब आएगा तो देखेंगे कि क्या। कोशिश तो यही के बारे में नहीं सोचा, हर कोई यही जानना चाहता है। कोशिश तो यही होगी कि जो भी कर सकते हैं वो करें, हेल्प आउट अगर पाकिस्तान की कर सकते हैं, लेकिन लोग शायद ये समझेंगे मैं दूर रहूं तो बेहतर है। नहीं, बोर्ड से दूर रहे, ये बताएं टीम से आप दूर रह रहे हैं कि नहीं, या टीम में अभी तक आपका क्या मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत से लोग जानना चाहते हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू नो where do you stand? देखिए, मैंने मेरे ख्याल में क्लियर कट इस पे अपना स्टांस बताया सबको कि अभी टाइम है, लेट्स सी PSL है एंड आफ्टर दैट उसके दौरान ही कुछ ना कुछ जो भी डिसीजन होगा। लेकिन एक ख्वाहिश होती है हर इंसान की कि जब आपने इतना अच्छा किया है और टीम के लिए इतना कुछ किया है तो आप ऑब्वियसली अच्छे कोई प्लान, मेरा तो इससे पहले भी 1 साल पहले ही छोड़ने का इरादा था टेस्ट क्रिकेट का। इवन लास्ट ईयर मेरा इरादा था कि मैं छोड़ दूंगा, तो कोई ऐसा तो मेरा प्लान नहीं कि मैं बस खेलता रहूं और
पाकिस्तान टीम को पता नहीं अगले 2 साल खेलते रहो, ऐसा तो कोई प्लान नहीं। बट ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आप अच्छा करके जाएं और टीम को एक किसी विनिंग उस पे छोड़ के जाएं, ताकि आपके लिए आगे के लिए आप एक अच्छी यादें लेके जाएं क्रिकेट से। एंड ऑब्वियसली आपके और मिसबाह यूनिस खान के होने से टीम को जो फायदा हुआ है बैटिंग वाइज वगैरह, पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट्स के बारे में भी सोचना है कि आगे के फ्यूचर वाइज कोई ऐसे पोटेंशियल प्लेयर्स जिनको आप कहेंगे कि लगता है कि टीम में, टेस्ट टीम में जो है जिनको। देखिए, आपकी टीम के 7 प्लेयर हैं अभी जो यंगस्टर आपके खेल रहे हैं, अभी जो टीम में आए हैं, इन्होंने ही इम्प्रूव करना है। एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो जिस तरह से शफीक, अजहर अली या सरफराज खेल रहे हैं, इनके साथ साथ बाबर आजम है, फिर समी असलम है, यही लड़के हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना और आगे टीम को इन्होंने लेके चलना है। फिर पाकिस्तान के पास इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर हैं, बट जो सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल में वो ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का गैप है इंटरनेशनल क्रिकेट से, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में आके फिर भी आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी टेस्ट क्रिकेट में है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आके आपका जो चैलेंज होता है, आपका डिफेंस, आपका अटैक, आपका हर किस्म का टेम्परामेंट, फिटनेस, हर चीज, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस एज अ बैट्समैन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। तो आई थिंक टाइम लगेगा, लेकिन ये जो लड़के अभी रिसेंटली हैं टीम के साथ, इन्हीं को आगे चल के मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक, यानी यही जो कोर बन रही है इस वक्त, इसी के साथ जो है पाकिस्तान को आगे लेकर चलना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं रिमाइंड करूंगी कि आप जो है लाइव कॉल्स कर सकते हैं एंड मिसबाह हक से कोई सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मिस्टर भाई, ऑल्सो रैंकिंग्स के हवाले से भी ये ओडीआई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज अगर तो ये था कि एक मैच जीतना है नंबर 8 पे रहने के लिए, एंड आगे वेस्ट इंडीज की सीरीज आ रही है, उनके खिलाफ भी मैचेस हैं। नंबर 8 पे पाकिस्तान इस तरह लग रहा है कि बहुत, मतलब ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो मच स्ट्रॉन्गर उस लिहाज से, लेकिन आज की जो विन है वो कॉन्फिडेंस देगा अगली गेम के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग भी। और फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है इसी साल, और आप नंबर 1 टीम के साथ खेल रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे उनकी कंडीशंस में अच्छी परफॉर्मेंसेज इस किस्म की देते हैं और जो भी मैच आप जीतेंगे, ओवरऑल सीरीज जीतेंगे, तो वो तो एक बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। और आप उसके बाद ये भी सोच सकते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाके वो जीत सकते हैं। जाहिर है नंबर 1 टीम से आप जीत जाएंगे तो उसके बाद बाकी तो जो भी टीमें आएंगी उनसे आप जीत ही सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ओवरऑल अगर आप देखें, यंग टीम है, कम्बिनेशन अच्छा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी डेप्थ जो बैटिंग में है, वो जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारा, वो जबरदस्त है, ऑलराउंडर्स आपकी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल कम्बिनेशन आपको एक अच्छा, सिर्फ आपने इन परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करना है कंसिस्टेंटली। और ये यंग टीम है, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही, और जितना जीतेंगे मेरे ख्याल में सेल्फ बिलीव बढ़ेगी, जितना जीतेंगे उतना सेल्फ बिलीव होगा। जुनेद खान की बात करें तो एक और जुनेद जो है आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, कॉलर हैं। जुनेद, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से इनका जो है ताल्लुक है, क्या पूछना चाहेंगे आप मिसबाह हक से? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है जुनेद? ठीक, कॉलर जो है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेकिन वही एक जो बात हो रही है ऑलराउंडर्स की, एक पहले ये जो एक प्रॉब्लम था भाई ऑलराउंडर्स का, कि पाकिस्तान यही कहते थे कि जी ऑलराउंडर नहीं है। अब इमाद वसीम की हमने बॉलिंग की बात की है, बट ही इज हैंडी विद द बैट एज वेल। लोअर डाउन जो है हमने देखा है कि किस तरह उनकी पावर हिटिंग जो है पाकिस्तान को इससे फायदा होता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो टेम्परामेंट है उस प्लेयर का। क्योंकि आपकी जब भी बैटिंग आएगी उस नंबर पे, वो मैच फिनिश करने वाली जगह होगी, चाहे वो लो स्कोरिंग गेम है या इवन हाई स्कोरिंग गेम है,
वहां पे मैच डिपेंड करेगा। जो फिनिशर का रोल आपने कहा, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन फहद जो है लाहौर से इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, आपके बहुत से फैंस हैं, आपसे एंगेज करना चाहते हैं। जी फहद, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे आप मिसबा भाई से? वालेकुम अस्सलाम मिसबा भाई, सबसे पहले तो सारी कौम को जी मुबारकबाद, आज का मैच जीतने के लिए बड़ा हिस्टोरिक था। क्वेश्चन ये है जी कि टेस्ट बॉलिंग लाइनअप में और वनडे बॉलिंग लाइनअप में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन क्लिक बहुत जल्दी की टेस्ट आज हमारी ओडीआई बॉलिंग लाइनअप 3 टेस्ट मैचेस में उस तरह की फॉर्म नहीं लगी, ना राहत की ना सुहेल की। इसके ऊपर क्या आप लोगों को समझ है कि किस जी। मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए हमारी बॉलिंग को, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, बट एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए सबको कि जो टेस्ट में आप बॉलिंग करते हैं उसकी जो लेंथ्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और स्लाइटली आप फुलर लेंथ पे बॉल करते हैं तभी आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। विकेट टू विकेट बॉलिंग आपको करनी होती है। तो मेरे ख्याल में वो जो वहाँ पे हमें जिस जगह पे हमें जो एक लेंथ थी वो शायद टेस्ट मैचेस में हम उसको वहाँ पे बॉलिंग नहीं कर सके और प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके। वनडे क्रिकेट में वही जो लेंथ्स होती हैं वो थोड़ी सी आपको पुल करनी पड़ती हैं, खींचनी पड़ती हैं बैट्समैन को क्वाइट रखने के लिए और डॉट बॉल्स करने के लिए और प्रेशर बिल्ड करने के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे मोस्टली बॉलर्स की हैं। ठीक, एक और कॉलर जो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, फारूक शेखुपुरा से कॉल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या पूछना चाहेंगे आप इस बात पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, लगता है कि लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन जैसे आप लेंथ एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे यू ऑब्वियसली फील कि आज की जो पाकिस्तान की बॉलिंग की लेंथ थी वो मुताबिक थी जिस तरह होनी चाहिए आज के मैच में, थोड़ी स्लाइटली शॉर्टर जो हमारे जितने भी बॉलर्स थे। जो आज की पिच थी अगर आप देखें, जब वेरिएबल बाउंस होता है और थोड़ी सी पेस भी जो है वो अनइवन सरफेस होती है जिस तरह आज थी, तो जब आप बैक ऑफ लेंथ बॉल करते हैं तो वहाँ से क्योंकि कोई बॉल तेज निकल रहा है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे आ रहा है, कोई थोड़ा सा वहीं से लो रह रहा है, वेरिएबल बाउंस है और वेरिएबल पेस भी वो इसी तरह की है। तो आई थिंक वो जो आइडियल लेंथ थी जहाँ से अगर आप देखेंगे डेविड वार्नर खेलने गए और वहाँ से वो किक किया बॉल ने और वो कॉट बिहाइंड हुए, फिर वहीं से उस्मान ख्वाजा खेलने गए तो वो बॉल थोड़ा सा तेज निकला और थोड़ा सा नीचे रहा और वो खेलना शायद पॉइंट के तरफ चाह रहे थे लेकिन वो एंड हुआ, स्लिप में कैच हुआ। तो आई थिंक वो स्पेशली जो लेटर ओवर्स थे उसमें आगे जुनैद खान ने स्लो बॉल्स जो कटर्स हैं वो भी वो वेरिएशन काफी नजर आई। एक और कॉलर जो है लाइन पे मौजूद है हमारे साथ, अली हसन बहावलपुर से। अगेन लाइन जो है वो सॉरी ड्रॉप हो गई है। तो अगेन जो आप लेंथ्स की यहाँ पे बात कर रहे थे, इसी तरह इमाद की जो पेस वेरिएशन है हमने देखा है कि उससे बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो ऐसा बॉलर है कि वो किसी भी बैट्समैन को वो इतनी आसानी से रन्स नहीं करने देता। आप उसको वो रीड करता रहता है, वेरिएशंस करता है, उसका जो स्पेशली आर्म बॉल है, क्विक थ्रू एयर है, और नॉर्मली जो वो नॉर्मल पेस पे भी बॉल करता है वो भी बहुत कम बॉल होते हैं, कोई 1-2 बॉल स्पिन होते हैं, मोस्टली वो अंदर आते हैं और ऑफ द पिच वो तेज अंदर आते हैं। जैसे आज डिसीव हुआ मैक्सवेल, तो वो आप खेलने सीधा जाते हैं और एंड में वो क्या होता है कि बॉल आपके पैड्स की तरफ आ जाते हैं और क्रैम्प हो जाते हैं। बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है उस पे रन्स करने, आप ऑफ साइड पे तो रन्स करने ही मुश्किल हो जाते हैं, सीधा आपको खेलना पड़ता है और सीधा खेलते हुए भी जब जिस तरह इन स्विंग बॉलर होता है उसको आप मुश्किल हो जाता है कि आप सामने भी खेलें। ये प्लान्स, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी वगैरह जो है ऑब्वियसली मैनेजमेंट के हवाले से यू वर्क विद मिकी आर्थर, अब ओडीआई टीम भी जो है मिकी आर्थर का काम, ये आपको कैसे वो लगते हैं एज अ कोच, कैसा पाया आपने उनको? मेरे ख्याल में ओवरऑल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है उसको, काफ़ी टीमों के साथ उसने काम किया है और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का पता है। ओवरऑल तो आपको कोच जो है वो जनरली एक आइडिया देता है कि हाँ जी ये करना है, अगली टीम की वीकनेसेस भी बताता है। आई थिंक हमें खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एज ए बॉलिंग यूनिट या एज प्लेयर्स कि हमने उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है। और मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया सही तरीके से। जो हमारी लेंथ्स थी, जो लाइन्स थी वो नहीं थी उसके मुताबिक, जिसकी वजह से हमें वो रिवॉर्ड्स नहीं मिले। वनडे की बात करें, दोनों मैचेस में मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन थी प्लान्स की। पिछले मैच में आप
आखिरी 10-15 ओवर्स में उनको उस तरीके से मेरे ख्याल में प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सके और एक विकेट आपने लेनी थी, वो नहीं ले सके। आज आपने वो किया तो उनको 200 प्लान्स की एग्जीक्यूशन नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा भाई आपका। एंड प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म हो गया है। हम आपको मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट ओडीआई। हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ मिसबा उल हक। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।